तो वेलकम बैक गाइस, नई वीडियो आ चुकी है और मुझे ना कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी कि देखो आज जो वीडियो डालनी है ना मैंने वो 39 मिनट्स की अप्रॉक्स है। 40 मिनट्स कंसीडर कर सकते हो, छोटी डालिए और उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। देखो अभी जो मैं ना कॉलेज को जाता हूँ तो उसमें ना मेरा पूरा दिन निकल जाता है, तो आने में ना बाकी पूरा टाइम नहीं बच पाता। मतलब बाद में पढ़ाई होती है, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल होती है, ओरल होती है, तो उसमें ना मैं पूरा थक जाता हूँ। बाकी जो टाइम मिलता है उसमें भी होमवर्क वो सब करना पड़ता है, अगले दिन की टेस्ट की तैयारी वो सब, तो उसमें पूरा टाइम निकल जाता है। और जो संडे को टाइम मिलता है ना उसमें भी मुझे रेस्ट करने को नहीं मिलता। मतलब सब ये हो रहा है। और अभी है ना मैं कमेंट्स भी जब पढ़ने जाता हूँ ना तो पूरा डिमोटिवेशन होता हूँ, क्योंकि कोई भी सही कमेंट नहीं करता है यार, क्या ही बताऊँ, सब नेगेटिव कमेंट्स ही होते हैं। मतलब मैं इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ बट एक नेगेटिव बहुत होते हैं। मतलब 100 में से अगर 100 अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हो, एक नेगेटिव कमेंट आ गया ना तो वो ये पूरा मूड खराब होता है, तो डीमोटिवेशन चल रहा है, ऐसा हो रहा है। और ये मेन इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो अभी मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ ना उसके मुताबिक इतना ये नहीं हो रहा है। अब मैं देखो, मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊँ तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना, जो 1 घंटे की वीडियो बनती है उससे ना मैं तो 1 घंटे के लिए मैं 10 चैप्टर कंसिडर करता हूँ। तो जस्ट 10 चैप्टर जो मैं बनाता हूँ उसके लिए मैं 200 से 300 इमेजेस बनाता हूँ, ठीक है ना। और उसके लिए ना मुझे 800 रुपये लगते हैं। मतलब वो इमेज जनरेशन के लिए 800 रुपये पूरे मेरे ये यूज हो जाते हैं। और जो मैं वीडियो बनाता हूँ वॉइस ओवर करके, एडिटिंग करके, तो वो सब मेहनत करके फिर इमेजेस वो सब बना के, तो उससे ना जो मैं वीडियो बना के अपलोड करता हूँ उससे मुझे बस 100 रुपये ही मिलते हैं बुक से। तो वही है, मतलब पूरा लॉस हो रहा है यार। और क्या ही बताऊँ, उतनी व्यूज भी नहीं आते कि मैं ये कर सकता हूँ। मतलब मैं इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाता हूँ और पूरा डिमोटिवेशन हो रखा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा मुझे। पहले कैसे थोड़ा आता था, अब नहीं आ रहा। वैसे यूट्यूब पे व्यूज भी नहीं है, मतलब है लेकिन उतने नहीं है ना। और जब मैं 1 घंटे की वीडियो अपलोड करता हूँ तब बोलते हो 2 घंटे की अपलोड क्यों नहीं की, जब 2 घंटे की करता हूँ तब बोलते हो 3 की नहीं की, और जब 3 की करता हूँ तब बोलते हो 4 आवर्स की क्यों नहीं की। तो मतलब कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, ऐसे हो गया है। और वैसे तो काफी सारे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत है, एक दो बंदे हैं तो वो करते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं समझते। अब इस वीडियो के नीचे भी है ना तुम और कुछ कमेंट करोगे तो और मेरा डिमोटिवेशन हो जाएगा। तो वही हो रहा है, मैं समझने की कोशिश करो, इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अभी। मैं क्या ही बताऊँ, आई थिंक तुम समझ गए होगे, पूरा लॉस हो रहा है मेरा यहाँ पे। मतलब 1 घंटे की वीडियो बनाने के लिए 800 रुपये तो मेरे ऐसे ही जा रहे हैं, ऊपर से यूट्यूब से बस 100 यानी 700 या वैसा वाला है। काफी सारे लोगों ने लेकिन सपोर्ट भी किया था मुझे, सुपर थैंक्स भी दिया था। कुछ जो लोग तो वो भी नहीं करते और अपनी फरमाइश करते रहते हैं। मतलब तो समझ रहे हो, पूरा ऐसा मेरा टेंशन भरा हो गया है। पूरा मेहनत भी करो, ये भी करो, और इन द एंड कुछ मिलेगा भी नहीं तुम्हें। तो मैं सोचा था कि नया मानो एक्सप्लेन करते हैं। और अभी तो पता नहीं यार, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई तुम्हें पीछे छोड़ देंगे, तुम्हें तुम्हारे साथ ये होगा, मतलब वो पीछे छोड़ देंगे। दूसरे लोग भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी दूसरे लोग कौन है, कौन एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब कोई सेंस नहीं बना पाया। तुम शायद से मुझे ना रश करवाना चाह रहे हो कि भाई ऐसे तुम बोलने के बाद मैं शायद से और ये करूं, लेकिन वो और डिमोटिवेशन में चला जा रहा हूं मैं। तो वही समझने की कोशिश करो। तुम जो कमेंट करते हो ना, मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ लेकिन अब रिप्लाई नहीं करता मैं इतना, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं है, क्या करी। तो आई नो ये थोड़ी वॉइस ओवर ज्यादा बड़ी हो गई, अब इस पर भी कुछ लोग कमेंट करेंगे भाई वीडियो इतनी छोटी, वॉइस ओवर इतना बड़ा, तो वो और डिमोटिवेशन हो जाता है। इसलिए मैं वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता मेरा। अब आधे घंटे की बनी है तो कल, और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आप बोलोगे कि संडे है आज बड़ी वीडियो चाहिए की, लेकिन संडे है तो ठीक है ना। मतलब अगर संडे है तो तुम्हें आज वीडियो चाहिए तो मुझे सैटरडे को छुट्टी चाहिए होगी, तो वो भी एक मसला है। अगर संडे को छुट्टी है तो मैं मंडे को थोड़ी बड़ी वीडियो ट्राई कर सकता हूँ। तो समझने की कोशिश करो, हर एक चीज पॉसिबल नहीं है। वो वही कहना था, प्लीज कुछ ऐसा वैसा नेगेटिव कमेंट मत करना तुमने, तो शायद से अगली बार 15 मिनट की वीडियो आ जाए। मैं नहीं जानता यार, बहुत दिमाग, तुम नहीं जानते क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। अब जितना मैं बता सकता था, जितना मैंने बताने की कोशिश की उतना बताया हूँ। आगे देखो तुम्हारी मर्जी है, जो लिखना है कमेंट में लिखो। मैं रीड तो सारे कमेंट्स करता हूँ लेकिन रिप्लाई हर एक चीज का नहीं करता हूँ। तो वही ये बस इतना ही था। एंजॉय द वीडियो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्लेन का समुद्री सफर व्हाइट अगेट जहाज पर शुरू हो गया है, जहां उसकी मुलाकात एक फॉर्मर एडवेंचरर क्लीव से होती है। देर रात क्लीव्स ए पार्टनर एक मरलॉक नाम के समुद्री मॉन्स्टर का शिकार करते हैं। ये हंट काफी इंटेंस था और मॉन्स्टर भागने ही वाला था कि तभी शिप के कैप्टन की एंट्री होती है, जो फाइनल शॉट ले लेता है। बाद में सब मिलकर उस मॉन्स्टर के मीट का बारबेक्यू एंजॉय करते हैं और कैप्टन से समुद्र के खतरनाक पायरेट्स और खजानों की कहानियां सुनते हैं। तो कहानी में आगे क्या होता है? सब लोग रात में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और तभी डोना एक सवाल पूछती है। वो पूछती है, फाउंटेन ऑफ अनेजिंग, क्या सच में उसका पानी पीने से कोई हमेशा के जवान रह सकता है? उसकी आंखों में एक क्यूरियोसिटी थी।
लेकिन कोई खास उम्मीद नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही काफी यंग थी। अब जो कैप्टन एलांड थे वो सीधे सीधे जवाब नहीं देते। पहले वो फ्राइड मरलोक रिब का एक पीस उठाते हैं, उसे खाते हैं और फिर सोनिया वाइन का एक सिप लेते हैं। मतलब पूरा माहौल बना रहे थे जवाब देने से, थे एकदम किसी फूडी की तरह। एक कुछ देर सोचने के बाद वो धीरे से डोना के सवाल का जवाब देते हैं। मुझे नहीं पता कि फाउंटेन ऑफ अनेजिंग सच में है या नहीं, और नहीं मैं ये जानता हूं कि किंग ऑफ इमॉर्टेलिटी आगालिटो ने उसका पानी पिया था या नहीं। मैं बस एक बात हूं कि जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने स्पाइरेट किंग की कहानियां सुनी थी, ठीक वैसे ही जैसे किंग ऑफ 5 सीज नास्ट के बारे में कहते हैं कि वो हमेशा जिंदा रहता है। ये सुनकर डेंटन, जो एक बच्चा था, अपनी राय देता है। उनकी दाढ़ी तो पक्का बहुत लंबी होगी, चेस्ट से भी नीचे तक। इस पर एलांड बताते हैं, नहीं, किंग ऑफ द 5 सीज नास्ट की दाढ़ी तो बस गर्दन तक ही है। वो डेक पर बैठता है, एक शानदार ब्लैक रोब पहने हुए जिसके किनारे सिल्वर कलर के हैं, और सिर पर खुद से दोगुना लंबा क्राउन पहनता है और सब कुछ एक देवता की तरह देखता है। एलांड की आवाज धीरे धीरे धीमी हो जाती है, जैसे वो अपनी यादों में कहीं गहरे खो गए हों। ये सुनकर डोना एक्साइटेड होकर पूछती है, अंकल कैप्टन, क्या आप कभी किंग ऑफ द 5 सीज से मिले हैं? अब देखो, नास्ट कोई छोटा मोटा पायरेट नहीं था, वो सबसे लेजेंडरी पायरेट था जिसका नाम समुद्र में हर कोई जानता था। पोर्ट सिटीज के बच्चे भी उसकी कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। एक तरह से लोग नास्ट को असली पायरेट किंग मानते थे। अब सीन यह है कि ये सब बातें चल रही हैं और हमारा हीरो क्लेन चुपचाप मरलोक मीट खाते सब सुन रहा है, लेकिन उसके दिमाग में अलग ही थ्योरी चल रही है। वो सोच रहा है कि ब्लैक एम्पर बनने की एक कंडीशन ये होती है कि तुम्हारा नाम एम्परर वर्ड के साथ जुड़ जाए और लोगों के दिलों में बस जाए। तो क्या नास्ट का किंग ऑफ द 5 सीज वाला टाइटल उसी एक पुराना या सिंपल वर्जन है? मतलब क्लेन यहाँ भी अपनी बियॉन्डर वाली नॉलेज लगा रहा था। ये सीन दिखाता है कि वो हमेशा कितना अलर्ट रहता है। खैर, डोना के सवाल पर एलांड एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, उस टाइम में बहुत यंग था और विलियम 5 नाम के जहाज पर काम करता था। एक बार हमारा फ्लीट बर्सर्क सी में स्ट्रेट ऑफ कैलेमिटी को पार करने की कोशिश कर रहा था और वहीं हमारा सामना ब्लैक एम्परर के जहाज से हुआ। उन कुछ मिनटों में फ्लीट कैप्टन समेत हम सब ने लड़ने की हिम्मत खो दी थी। किस्मत अच्छी थी कि नास्ट ने हम पर अटैक करने का ऑर्डर नहीं दिया। ये सुनकर डेंटन की आंखों में चमक आ जाती है और वो चिल्लाता है, वेरी कूल। एलांड इस टॉपिक को आगे निभाते और मुस्कुरा कर कहते हैं, जहां तक किंग ऑफ इमॉर्टेलिटी आगालिटो की बात है, मैं उससे कभी रियल लाइफ में नहीं मिला। मैं बस इतना जानता हूं कि उसके बाउंटी नोटिस में वो एक पीले पड़े हुए मिडिल एज आदमी जैसा दिखता है। कितना पीला? तुम्हें समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं। ऐसा समझो जैसे उसे मरे हुए कुछ टाइम हो गया हो, एक लाश जो सड़ना शुरू हो गए हो। ये एनालॉजी सुनकर डोना और डेंटन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो पास में पड़ी मरलोक की लाश को देखकर घबरा जाते हैं। एलान टॉपिक बदलते हुए कहते हैं, ऑफ कोर्स बाउंटी नोटिस में लुक से ज्यादा जरूरी होता है बाउंटी का रिवॉर्ड। सिर्फ लोएन किंगडम में ही आगालिटो पर 100,000 पाउंड्स का इनाम है और ये चारों किंग्स में सबसे कम बाउंटी है। सोचो, जब सबसे कम ही इतना है तो बाकी के 3 किंग्स कितने खतरनाक और पावरफुल होंगे। इसके बाद एलांड खजानों की कहानियों पर वापस आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर है सोलोमन एम्पायर की विरासत। 4th एपोक में जब वो विशाल एम्पायर खत्म हो रहा था तो रॉयल फैमिली उन खजानों को लेकर जिनसे देवता पर सवार हो गई, एक वो जहाज को फॉग सी में बहुत अंदर ले गए, इस इंतजार में कि वो अपनी डायनेस्टी को फिर से खड़ा करेंगे। लेकिन 500 साल 1500 साल बीत गए पर वो जहाज कभी वापस नहीं आया। ये सुनकर सेसिल, जो दूसरी क्रू मेंबर थी, इंटरेस्ट के साथ कहती है, अफवाह है कि किंग ऑफ 5 सीज नास को सोलोमन एम्पायर की विरासत का कुछ हिस्सा मिला है। कोई नहीं जानता कि वो असली ब्लैक एम्पायर का वंशज है या नहीं। यहाँ पर कहानी और भी मिस्टीरियस हो जाती है क्योंकि नास्ट की पावर का सोर्स शायद यही खोया हुआ खजाना हो सकता है। डोना अपनी जियोग्राफी याद करते हुए पूछती है, फॉग सी नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न किनारा। क्लीव्स, जो उनका बॉस था, बस सिंपल सा जवाब देता है, हाँ। अब बात आती है चौथे खजाने की, जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एलांड बताते हैं, ये 4th इपोक के आखिरी एम्पायर ट्रूनसोएस्ट का है। अफवाह है कि उन्होंने एक शहर जितना बड़ा जहाज बनाया था और अपना सारा खजाना उस पर ट्रांसफर कर दिया था। मजे की बात यह है कि उनका भागना किसी काम नहीं आया। जहाज पर जितने भी पैसेंजर्स और क्रू थे वो पोर्ट टाइम पहुंचने के बावजूद जिंदा नहीं बचे, लेकिन वो जहाज अपने आप गायब हो गया। आज तक लोग अक्सर दावा करते हैं उन्होंने धुंध वाली रातों में एक विशाल जहाज को चुपचाप गुजरते देखा है। उसे स्पेक्टर एम्पायर कहा जाता है और ये सोनिया सी में कहीं भी दिख सकता है। एलांड ये सब बताते हुए आसमान में लटके लाल चांद को देखते हैं और उसकी बातों में एक अजीब सा मजाक और चाहत दोनों थी। ये सुनकर तो किसी के मन एक्साइटमेंट आ जाएगी। शायद अगली ही रात वो विशाल घोस्ट शिप उनके पास से गुजरे। क्लेन अपना खाना खत्म करता है, अपनी ब्लैक टी पीता है और बड़े इंटरेस्ट से बाकी के खजानों के बारे में सुनता है। 5वां है लॉस्ट सिटी ऑफ न्यूइंस। कहते हैं कि फॉक्सी के तल पर इंटेलिजेंट क्रीचर्स की एक सिविलाइजेशन है। उस एरिया में सेलर्स और एडवेंचरर्स को अक्सर ऐसी खास चीजें मिलती हैं जो पुराने जमाने के न्यूज़ की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन उस सिविलाइजेशन के लोग कभी सामने नहीं आए। ऐसा लगता है जैसे वो इस दुनिया से खो गए हैं। एलांड अपनी वाइन खत्म करते हुए कहते हैं,
ये एक पूरी सिविलाइजेशन की विरासत है, उसकी दौलत कितनी होगी ये कोई सोच भी नहीं सकता। फिर वो थोड़ा रुककर हंसते हुए कहते हैं, सच कहूं तो जिस खजाने का मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है सनकेन लॉरेल, जिसके बारे में कहानियों से ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं। एक सदी से भी पहले वो जहाज ईस्ट बालम से किंगडम का सोना, जेवर और कीमती सामान लेकर आ रहा था, लेकिन वो अपने रास्ते से भटक गया और बरसर्कसी और सोनियासी के बीच कहीं डूब गया। आज तक उसे कोई नहीं ढूंढ पाया। कहते हैं कि उस पर जो सामान था उसकी कीमत मिलियंस ऑफ पाउंड्स थी। मिलियंस ऑफ पाउंड्स, ये नंबर सुनकर डोना हैरान रह जाती है, एक मर्चेंट की बेटी होने के नाता कि ये कितनी बड़ी रकम है। लोएन किंगडम में एक मिलीनियर बहुत ही अमीर इंसान माना जाता था, सिर्फ टॉप नोबल फैमिलीज और टाइकून्स से नीचे। क्लेन भी अपने मन में हिसाब लगाता है, मिलियंस ऑफ पाउंड्स। मिसेज मैरी, जिनकी वजह से मैं क्विलाक क्लब में फ्री में शामिल हो पाया, उनकी नेटवर्थ भी कुछ 100,000 पाउंड्स ही है, और वो भी अरिस्टोक्रेट्स और मर्चेंट्स के सर्कल में बहुत अमीर मानी जाती हैं। ये कंपेरिजन कहानी को एक रियल वर्ल्ड फील देता है कि ये पैसा कितना ज्यादा है। एलांड एक मुस्कान के साथ कहते हैं, अगर मुझे सनकेन लॉरेल मिल गया तो मुझे कैप्टन बने रहने की कोई जरूरत नहीं। मैं बैकलैंड जाकर एक फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाऊंगा, जमीन खरीदूंगा, पॉलिटिक्स को डोनेट करूंगा और एक हेरिडिटरी अरिस्टोक्रेटिक टाइटल हासिल करूंगा। ये सुनकर क्लेन मन ही मन एलांड के प्लान को और परफेक्ट बनाता है। एक बैरोनेट का टाइटल करीब 300,000 पाउंड्स का आता है और बैरन का करीब 800,000 पाउंड्स। अगर तुम्हें खजना मिल गया तो विस्काउंट या अल का टाइटल भी पहुंच के अंदर है। अब सब लोग अपने अपने सपनों के बारे में बात करने लगते हैं। सेसिल कहती है, अगर मुझे मिलता तो मैं एक बहुत बड़ा मैनर खरीदती, बहुत सारे नौकर रखती, गेहूं उगाती, अपने लिए वाइन बनाती और ऐसा कमरा बनवाती जहां मैं सनबाथ ले सकूं। ये सुनकर एलांड हंसते हैं, मैम क्या आपको पता है कि ऐसे मैनर की कीमत कितनी होती है? सेसिल ना में सिर हिलाती है, सिर्फ कुछ हजार पाउंड्स। अगर आपको सनकेन लॉरेल मिल गया तो आप वैसे 1,000 मैनर्स खरीद सकती हैं। 1,000 मैनर्स, ये सुनकर सेसिल शौक में अपनी चाय पी जाती हैं। उसे पता था कि कई मिलियन पाउंड्स बहुत होते हैं, पर इतने ज्यादा ये उसने नहीं सोचा था। फिर वो क्लीव्स यानी अपने बॉस से पूछती है, बॉस अगर आपको खजाना मिला तो आप क्या करेंगे? क्लीव्स कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता, घर लौट जाऊंगा, अपनी वाइफ और बच्चों को गले लगाकर कहूंगा कि मुझे अब समंदर में एडवेंचर पर जाने की कोई जरूरत नहीं। एकदम सिंपल और दिल छू लेने वाला जवाब, जिससे पता चलता है वो एक अच्छा इंसान है। अब डोना क्लेन की तरफ देखती है, अंकल एडवेंचर आप क्या करेंगे? क्लेन बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब देता है, खुद से कहूंगा कि अब और मत सो, जल्दी से उठ जाओ। उसका ये जवाब इतना फनी था कि डोना अपने मुंह में भरी आइस टी बाहर थूक देती है। लेकिन अंदर ही अंदर क्लेन सोच रहा था कि भले ही इन खजानों को ढूंढना इम्पॉसिबल है, क्योंकि चर्चेस ने अब तक ढूंढ लिया होता, फिर भी इनके बारे में बात करना एक्साइटिंग है। यही तो खजानों का चार्म है, सिर्फ एक लेजेंड ही कई एडवेंचरर्स को अपनी ओर खींच सकता है। आखिर में डेंटन खजानों की कहानियों के बारे में पूछता है। इस बार क्लीव्स जवाब देता है, समंदर में अनगिनत खजाने हैं, एल्व्स की छिपी हुई जमीनें, धुंध में खोए हुए पायरेट शिप्स, पानी के नीचे का शहर जिसमें ताकतवर मॉन्स्टर्स कैद हैं, और एम्परर रोजेल का आखिरी खजाना। अचानक रोजेल का नाम सुनकर क्लेन के कान खड़े हो जाते हैं। एम्परर रोजेल, उसके खजाने में क्या हो सकता है? क्या उसमें कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी होंगे? अगर हाँ तो कितने? ये खजाना मिस्टर एजिक को उनकी यादें वापस दिलाने में भी मदद कर सकता है। और यहाँ पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है, एक बहुत बड़े सस्पेंस और उम्मीद के साथ कि शायद क्लेन को एक दिन रोजेल का खजाना मिल जाए। तो दोस्तों चैप्टर 49-7 की शुरुआत होती है एक मस्त खाने पीने के सीन के साथ। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे क्लेन और बाकी लोगों ने मिलकर एक खतरनाक मरलॉक का शिकार किया था, और अब टाइम था उस मेहनत का फल एंजॉय करने का। तो भाई शिप का जो कुक था उसने मरलॉक के बेली के मांस को एकदम बढ़िया से रोस्ट कर दिया था। सोचो वो मांस पकने के बाद एकदम सफेद हो गया था, ऊपर से हल्का हल्का काला और ब्राउन, और तेल की वजह से चमक रहा था। मसालों की खुशबू तो दूर से ही आ रही थी, देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। एलैंड जो कैप्टन था बताता है कि ये देसी ग्रिल्ड फिश है और ये नॉर्मल हनी रोस्टेड फिश से काफी अलग है। डोना नाम की एक लड़की तो सुपर एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि उसे हनी रोस्टेड फिश बहुत पसंद है, लेकिन ये भी काफी टेस्टी लग रहा है। अब हमारा हीरो क्लेन, वो तो खाने पीने के मामले में एकदम सीरियस रहता है, मतलब वो कोई जल्दबाजी नहीं करता। पहले उसने आराम से अपनी ब्लैक टी पी ताकि मुंह का टेस्ट एकदम साफ हो जाए, और फिर उसने फिश का एक टुकड़ा उठाया और खाया। और भाई साहब जैसे ही उसने वो टुकड़ा मुंह में रखा, 1 सेकंड के अंदर ही उसे सौंफ, तुलसी और बाकी मसालों का जबरदस्त फ्लेवर महसूस हुआ। उसके बाद मांस का जूसी टेस्ट, नमक का हल्का खारापन और नींबू का खट्टा मीठा स्वाद सब एक साथ उसके मुंह में बर्स्ट हो गए। मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। चबाने पर मांस की मिठास और भी उभर कर आ रही थी। ये सब महसूस करने बाद क्लेन ने मन ही मन सोचा कि ये डिश तो कमाल की है, फ्लेवर्स की लेयरिंग एकदम क्लियर है, एक्सीलेंट। उसकी बातें सुनकर एलन मजाक में कहता है, हाँ, तुम्हारी बातें सुनकर तो लग रहा है जैसे तुम कोई बहुत बड़े गवर्नमेंट हो, मतलब खाने के एक्सपर्ट। डोना भी फोक हिलाते हुए कहती है, अंकल आपको तो न्यूज़पेपर में रेस्टोरेंट्स और डिशेज के ऊपर एक कॉलम लिखना चाहिए। और ये आइडिया क्लेन के दिमाग में अटक जाता है। वो सोचता है, अरे हाँ, ये आइडिया तो मैंने सोचा ही नहीं।
ये तो एक बढ़िया काम है, पैसे भी मिलेंगे और अच्छा अच्छा खाना भी मिलेगा। बस एक ही प्रॉब्लम है, एक मोटा आदमी फ्लेक्सिबल क्लाउन नहीं बन सकता, कहीं खाना वेस्ट न हो जाए। मतलब देख रहे हो, बंदा हर चीज में ना फायदा नुकसान सोचता है। खैर, जब खाना लगभग खत्म हो गया तो सबने सोनिया ब्लड वाइन पी और एक खूबसूरत रात के नाम पर टोस्ट किया। सब काफी अच्छे मूड में थे। इसके बाद वेटर ने टेबल साफ कर दी और सब ठंडी हवा में बैठकर बातें करने लगे। डोना को मरमेड्स यानी जलपरियों की कहानियों में बहुत इंटरेस्ट था, तो बातें उसी टॉपिक पर होने लगीं। क्लेवेस, जो एक वेटर एडवेंचर था, उसे बताता है कि कुछ कहानियों में मरमेड्स को साइरेंस भी कहा जाता है और वो अपने गानों से इंसानों को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि शिकार करने के लिए फंसाती हैं। उसने ये भी बताया कि गरगास आर्किपेलागो से सोनिया सी के गहरे रूट्स पर ये मिल सकती हैं, लेकिन ये सारी कहानियां ज्यादातर समुद्री डाकुओं की नशे वाली बातें होती हैं, इसलिए इन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर भी क्लेन ने ये सारी जानकारी अपने दिमाग में नोट कर ली, क्योंकि उसे एक एडवेंचर की एक्टिंग जो करनी थी। थोड़ी देर बाद डोना और डेंटन को उनके पेरेंट्स घर जाने के लिए कहते हैं। डेंटन, जो शिकार और कहानियों से बहुत इंप्रेस हो गया था, पूछता है, क्या मैं एक एडवेंचर बन सकता हूँ? क्लेवेस बहुत ही समझदारी से जवाब देता है। वो कहता है, ये सवाल पूछने से पहले तुम्हें कम से कम 5 साल कॉम्बैट ट्रेनिंग और पढ़ाई करनी होगी। अब देखो, ये कितना स्मार्ट तरीका बच्चे को संभालने का। उसने सीधे सीधे मना नहीं किया, बल्कि उसे एक लंबा गोल दे दिया, ताकि टाइम के साथ का ये शौक शायद खुद ही खत्म हो जाए। क्लेन भी इस बात से काफी इंप्रेस होता है। जब सब वापस केबिन की तरफ जा रहे थे तो क्लेवेस क्लेन को 2 5 पाउंड के नोटता है। ये उसकी पेमेंट थी। क्लेन पहले तो मना कर देता है, कहता है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन क्लेवेस अपनी हल्की नीली आंखों से उसे देखकर कहता है, तुमने सेसिल को फ्री किया और बच्चों का अच्छा ध्यान रखा। ये सुनकर क्लेन को थोड़ी हंसी आती है, लेकिन फिर उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो सोचता है कि अगर वो ये पैसे नहीं लेगा तो क्लेवेस जैसे पुराने एडवेंचर की नज़र में वो एक लालची इंसान लगेगा, जो शायद ज्यादा पैसे के लिए बाद में उन पर हमला भी कर सकता है। एडवेंचरस की दुनिया में लालची पागलों की कमी नहीं होती। ये सोचकर वो पैसे ले लेता है और क्लेवेस बस इतना कहता है, ये समंदर का नियम है। इस छोटे से इंसिडेंट से क्लेन को एडवेंचरर होने की असली फीलिंग आने लगती है। वो शिप के किनारे जाकर लाल चांद और अंधेरे समंदर को देखने लगता है। बैकलैंड के ग्रेट स्मॉग वाले टेंशन भरे माहौल से निकलकर उसे यहाँ बहुत शांति महसूस हो रही थी। उसका मन गाना गाने का करता है, लेकिन उसे कोई कविता याद ही नहीं आती। वो मन ही मन मजाक करता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बस इतना बोल दूं, ओ समंदर तुम पूरे पानी हो। अब सीन अचानक शिफ्ट होता है और हम सिटी ऑफ सिल्वर पहुंच जाते हैं, जहां डेरिक और उसकी टीम एक मुश्किल एक्सप्लोरेशन के बाद वापस लौटी है। सब घर वापस आकर बहुत खुश थे। फिर सीन वापस बैकलैंड में शिफ्ट होता है, जहां हमारा वैम्पायर दोस्त एमलिन वाइट अपने पेरेंट्स से सैंग्विन यानी वैम्पायर्स की हिस्ट्री के बारे में पूछता है। असल में उसे सिटी ऑफ सिल्वर के बारे में जानना था, लेकिन वो सीधे सीधे नहीं पूछ सकता था, वरना सब उस पर शक करते। तो उसने एक बढ़िया सा बहाना बनाया। उसके फादर उसे लॉर्ड निप्स से पूछने को कहते हैं, लेकिन एमलिन मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि लॉर्ड निप्स खतरनाक हो सकता है। और फिर फाइनली कहानी वापस क्लेन पर आती है। उनका जहाज व्हाइट अगेट डामिर हार्बर पर रुकता है। क्लेन फैसला करता है कि वो रात में हार्बर के किसी बार में जाएगा, ताकि उसे मरमेड्स के बारे में और जानकारी मिल सके और एक्टिंग के लिए कुछ इंस्पिरेशन भी मिले। वो सोचता है कि अगर कोई खूनी समुद्री डाकू मिला तो उसे सबक भी सिखा देगा। वो तैयार होकर अपने केबिन से निकलता है और एक बार ढूंढने लगता है, जिसका नाम था फ्लाइंग फिश एंड वाइन। बार के बाहर इनाम वाले नोटिस की एक पूरी दीवार थी, जिस पर छोटे मोटे डाकुओं से लेकर 5 सीज के किंग तक के बाउंटी पोस्टर लगे थे, जिनकी कीमतें 100,000 पाउंड्स थी। क्लेन सोचता है, ये सब तो पैसा ही पैसा है। वो दरवाजा खोलकर बार के अंदर जाता और देखता है कि बार में एकदम अजीब सी शांति है। नॉर्मली ऐसी जगह पर बहुत शोर होता है, पर यहाँ सन्नाटा था और उसे कैप्टन एलेंड बार काउंटर पर बैठे हुए दिखते हैं और कमरे के बीच में 2 बड़े बड़े आदमी एक दूसरे को घूर रहे थे। और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है, एक और जबरदस्त क्लिफहैंगर के साथ। अब आगे क्या हुआ ये तो हमें अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। तो भाई चैप्टर 498, जिसका नाम परसोना, यहाँ से कहानी एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। सीन शुरू होता है एक बहुत ही रफ टफ दिखने वाले बार में, जिसका नाम है फ्लाइंग फिश एंड वाइन। जगह है डेमिर हार्बर, जो कि पायरेट्स और सेलर्स का अड्डा माना जाता है। माहौल एकदम ठंडा है, टेम्परेचर 0 के पास है, लेकिन बार के अंदर गर्मी और टेंशन दोनों है। यहाँ 2 लोगों के बीच एक खतरनाक स्टैंड ऑफ चल रहा है। एक तरफ है नेवी का एक हट्टा कट्टा सेलर, जिसने ब्लू और व्हाइट स्ट्राइप्ड शर्ट पहनी हुई है, लेकिन इतनी ठंड में भी उसने अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ा रखी हैं, मतलब फुल टशन में है। उसने अपने सामने वाले आदमी की गर्दन पर एक डैग यानी एक छोटा खंजर रखा हुआ है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि उस दूसरे आदमी ने भी इस नेवी वाले के माथे पर एक पुरानी बंदूक तान रखी है, एक ऐसी मस्केट जो में रखने लायक लग रही थी। ये दूसरा बंदा भी कोई कम नहीं था। 0.8 मीटर से ज्यादा हाइट, तगड़े मसल्स और चेहरे पर एक अजीब सी चमक, जैसे तेल लगा रखा हो। सर पर बाल नहीं थे और एक सी ईगल का टैटू बना हुआ था, जिससे उसका नाम ही पड़ गया था सी ईगल लोगन। वो नेवी वाले को गालियां दे रहा था और कह रहा था कि डेमिर हार्बर में किसी की हिम्मत कैसे हुई उसे पायरेट का इन्फॉर्मेंट कहने की।
मतलब सिचुएशन पूरी तरह से गर्म थी और दोनों तरफ से समंदर वाली गालियों की बौछार हो रही थी। और इसी सीन के बीच में एंट्री होती है हमारे हीरो क्लेन की। लेकिन वो क्लेन वाले मोड में नहीं है, वो अपने नए पर्सोना गेहरमन स्पैरो के अवतार में है, जो कि एक क्रेजी और खतरनाक एडवेंचरर है। वो इस पूरे ड्रामे को कुछ सेकंड्स तक देखता है और फिर बड़े आराम से कैप्टन एलांड के पास चला जाता ही है। कैप क्लेन को यहाँ लेकर आया है। उसकी कमर पर एक तलवार और बॉडी में एक मस्केट छुपी हुई है। क्लेन एकदम शांत और कैजुअल तरीके से पूछता है क्या हुआ, जैसे गली में बच्चे लड़ रहे हों और वो बस पूछ रहा हो। एलांड बताता है कि ये दो नशे में धुत लोगों का झगड़ा है और डेमिर हार्बर में हमेशा से ये अफवाह रही है किसी ईगल लोगन ब्लैक ट्यूलिप के मास्टर के लिए काम करता है। और ब्लैक ट्यूलिप का मास्टर कौन है? एडमिरल हेल लुडवेल, जो कि 7 पायरेट एडमिरल्स में से एक है, मतलब बहुत बड़ा नाम। तो नेवी वाले ने बस यही बात बोल दी और सी ईगल ने सुन लिया और बस झगड़ा शुरू हो गया। ये सुनते ही क्लेन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो जाकर बार काउंटर के सामने एक ऊंची स्टूल पर बैठ जाता है और बारटेंडर को ऑर्डर देता है एक ग्लास साउथविल बियर। बारटेंडर, जिसकी स्किन ब्रॉन्ज कलर की थी और दांत एकदम सफेद, बिना किसी इमोशन के कहता है 6 पेंस। क्लेन सोचता है कि यहाँ कॉन्टिनेंट की चीजों के दाम बैकलैंड और टिंगेन से काफी ज्यादा हैं, लेकिन वो चुपचाप 6 पेंस निकाल कर दे देता है। अब तक बार के बाउंसर्स बीच में आ जाते हैं और लोगन और नेवी सेलर के झगड़े को शांत करा देते हैं। दोनों एक दूसरे को कुछ और गालियां देकर अलग अलग कोनों में चले जाते हैं। शायद अपनी बेइज्जती महसूस करके वो नेवी वाला 10 सेकंड में ही वहां से निकल जाता है और बार का माहौल फिर से नॉर्मल हो जाता है। कैप्टन एलांड क्लेन से पूछ खेलने हैं, लेकिन क्लेन मना कर देता है क्योंकि उसका यहाँ आने का मेन मकसद इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना था, जुआ खेलना नहीं। एलांड उसे कुछ टिप्स देता वो कहता है यहाँ की औरतों से दूर रहना और यहाँ किसी पर भी भरोसा मत करना, इनकी बातों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही सच होता है। ये बोलकर एलांड सीढ़ियों से 2nd फ्लोर पर चला जाता है। क्लेन पलटकर उससे पूछता है बिना किसी एक्सप्रेशन के तुम्हारे सहित। ये सवाल सुनकर एलांड पहले तो चौंकता है, फिर जोर से हंसता है और कहता है शायद कि मेरी अभी की वार्निंग असली थी और ये भी सच है कि मैं एक आदमी हूँ। इस पर क्लेन मन में सोचता है जरूरी नहीं, इस दुनिया में विच नाम का एक पोषण भी होता है। मतलब क्लेन को पता है कि इस दुनिया में जेंडर भी बदला जा सकता है। ये उसकी डार्क ह्यूमर वाली साइड थी। अब क्लेन अकेला बैठ धीरे धीरे अपनी बियर पी रहा था और आसपास के लोगों की डींगे सुन रहा था। तभी एक छोटा और पतला आदमी अपनी ड्रिंक लेकर उसके बगल में आकर बैठ जाता है। वो क्लेन से कहता है दोस्त, तुम एक एडवेंचरर लगते हो। ये आदमी दिखने में थोड़ा अजीब था, काले बाल, नीली आंखें और उसके चेहरे से ही वो एक धूर्त इंसान लग रहा था। क्लेन अपने गेहरमन स्पैरो वाले ठंडे अंदाज में जवाब देता है कह सकते हो। वो छोटा आदमी कहता है मैं बता सकता हूँ कि तुम एक हंटर हो जो इनाम और खजाने का पीछा करता है। फिर वो आसपास देखकर अपनी आवाज धीमी करके बोलता है क्या तुमने स्पेक्टर एम्पायर के बारे में सुना है? क्लेन मन में सोचता है हाँ सुना है, और ये भी सुना है कि फादर इन हेवन और मसीहा को समंदर की गहराइयों में सील कर दिया गया है। लेकिन बाहर से वो अपना फेसलेस पावर यूज करके एक मुझसे दूर रहो वाला सिग्नल भेजता है। ऊपर से वो बस इतना कहता है एक बहुत बड़ा पुराना घोस्ट शिप जो खजाने से भरा है। वो छोटा आदमी और एक्साइटेड होकर कहता है हमारे पास उसका सुराग है, हमें पता चला है कि वो अगली बार कहाँ दिखाई देगा। वो बताता है कि वो लोग पायरेट्स या नेवी को इसका फायदा नहीं देना चाहते, इसलिए वो खुद का एक जहाज हायर कर रहे हैं जिसका खर्चा करीब 1000 पाउंड्स आएगा। वो कहता है कि उसे ऑलरेडी 15 साथी मिल गए हैं और उन्होंने 720 पाउंड्स जमा भी कर लिए हैं। और क्या क्लेन इसमें इंटरेस्टेड है? क्लेन कुछ बोलता उससे पहले ही वो अपनी जेब से कुछ पुराने पीले रंग के लेटर्स निकालता है। वो कहता है मुझे पता है तुम आसानी से यकीन नहीं करोगे, लेकिन जिन 15 लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी उन सब ने हमारे प्लान में शामिल होने का फैसला किया है। क्लेन मन में सोच रहा था क्या मेरे चेहरे पर लिखा है कि मैं इतना भोला हूं, या यहाँ आने वाला हर नया बंदा इस तरह के स्कैम में फंस जाता है। वो सोच ही रहा था कि इन लेटर्स की जांच करे या नहीं, तभी उसकी नजर सी ईगल लोगन पर पड़ती है जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। लोगन उस छोटे आदमी को कॉलर से पकड़ कर उठाता है और चिल्लाता है वुडी, तुम फिर किसी को ठगने की कोशिश कर रहे हो, तुम गटर के चूहे। और ये कहकर वो उसे उठाकर बार के बीच फेंक देता है। फिर लोगन, जिसका सर टैटू से भरा था, वुडी की जगह पर बैठ जाता है और हंसकर क्लेन से कहता है सॉरी, ये हमारे डेमिर हार्बर के चूहे हैं, हमेशा हमारी रेपुटेशन खराब करते रहते हैं। असल में हम सब बहुत फ्रेंडली हैं, अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हो। और फिर वो आगे कहता है और सुनो लोग, मेरे बारे में जो कहते हैं उस पर विश्वास मत करना। मैं एक सीधा साधा इंसान हूं और मेरा एडमिरल हेल से कोई लेना देना नहीं है। क्लेन सोचता है तुम जितना इस बात पर जोर दे रहे हो उतना ही ये सस्पिशियस लग रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। वो शांति से कहता है मुझे लेटेस्ट अफवाहों के बारे में जानना है। लोगन कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, और बार टॉप पर हाथ कर बारटेंडर से कहता है एक प्लेट स्पेशल क्योर्ड मीट लाओ, मैं अपने इस दोस्त को डेमिर की सबसे फेमस डिश खिलाऊंगा। बारटेंडर अभी भी अपने ठंडे एक्सप्रेशन के साथ किचन में जाता है और थोड़ी देर में एक प्लेट लेकर आता है जिसमें रेड और व्हाइट कलर बारीक कटा हुआ मीट था। और फिर वो लोगन को नहीं बल्कि सीधे क्लेन को देखकर कहता है 5 पाउंड्स। यहाँ पर सीन पलट जाता है।
लोगन अपना से दूसरी तरफ घुमाकर मुस्कुराते हुए और अपने मसल्स दिखाते हुए कहता है, सबने सुना मुझे थैंक यू कहने के लिए तुमने मुझे स्पेशल क्योर्ड मीट खिलाने की पेशकश की। एक पल के लिए तो क्लेन को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन जब बारटेंडर ने उसे दूसरी बार पैसे देने के लिए कहा तब उसे एहसास हुआ कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है और ये स्कैम काफी अच्छी तरह से प्लान किया गया था। पहले एक छोटा मोटा स्कैम दिखाया गया जिससे सी ईगल लोगन हीरो बनकर क्लेन का भरोसा जीत सके और फिर उसे ट्रीट देने के बहाने एक महंगी डिश ऑर्डर करके बात को उल्टा घुमाकर पैसे वसूलने की कोशिश की गई। अब क्लेन को समझ आया कि जब वुडी को बाहर फेंका गया था तो बार के बाकी लोग चुप क्यों थे, वो सब इस लोगन से डरते थे। क्लेन सोचता है अब मुझे इससे कैसे निपटना चाहिए। मेरा अभी का पर्सोना गेहरमन स्पैरो है, एक थोड़ा सा क्रेजी एडवेंचरर और बाउंटी हंटर। क्लेन अपना कप उठाता है, एक घूंट बियर पीता है और अपने औजार टोन में कहता है, तुम सीधे सीधे मुझे लूट क्यों नहीं लेते। ये सुनकर लोगन थोड़ा हैरान हो जाता है, मैं तुम्हें सीधे सीधे लूट क्यों नहीं लेता। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसने अपने चेहरे के सामने एक मुक्का आते हुए देखा। क्लेन का लेफ्ट हैंड का मुक्का सीधा सी ईगल लोगन के जबड़े पर पड़ता है और वो पीछे बार काउंटर की तरफ गिरता है। क्लेन अपनी कुर्सी से फुर्ती से उठता है और लोगन के गिरते हुए शरीर के पास पहुंचता है। वो अपने घुटने को ऊपर उठाकर पूरी ताकत से लोगन के पेट के निचले हिस्से में मारता है। लोगन की आंखें बाहर आ जाती हैं और मुंह आधा खुला रह जाता है। इसके बाद क्लेन अपनी रिवॉल्वर निकालता है, उस आदमी के मुंह में डालता है और बंदूक का हैमर पीछे खींच लेता है। लोगन डरी हुई अस्पष्ट आवाज में कुछ कहने की कोशिश करता है, मैं हूं। क्लेन उसकी आंखों में देखता है, रिवॉल्वर बाहर निकालता है और बंदूक के बट से उसके चेहरे के साइड पर जोर से मारता है। लोगन के दांत एक एक करके टूटकर गिर जाते हैं और उसका मुंह खून से भर जाता है। इतने भारी दर्द से वो बेहोश हो जाता है। क्लेन उसे पकड़ता है और उसकी जेब से मुट्ठी भर नोट और सिक्के निकालता है। अंदाजे से वो 5 पाउंड से ज्यादा नहीं थे। क्लेन उन्हें बार पर फेंकता है और शांति से कहता है, चेंज रख लो। बारटेंडर का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है और वो घबराकर चिल्लाता है, मेरा व्हाइट शार्क है। क्लेन उसकी तरफ देखे बिना लोगन को जमीन पर गिरा देता है, वापस अपनी सीट पर बैठता है और एक कांटा उठाकर क्योर्ड मीट का एक टुकड़ा अपने मुंह में डालता है। 2 पीस खाने के बाद वो ऊपर देखता है और पूछता है, क्या तुम्हारे बॉस को पता है कि तुम सी ईगल के साथ मिले हुए हो। बारटेंडर घबराकर कहता है, नहीं। वो ये देखकर कि क्लेन ने हमला करना बंद कर दिया और बिल भी दिया है जो बाउंसर्स इकट्ठा हो गए थे, वो चुपचाप पीछे हट जाते हैं। क्लेन बियर का एक घूंट लेता है और जमीन पर पड़े लोगन की तरफ देखकर बारटेंडर से कहता है, ये लुडवेल का इन्फॉर्मेंट है, इसका इनाम कितना है। बारटेंडर जल्दी से सिर हिलाकर कहता है, नहीं वो नहीं है, ये तो बस वो खुद के बारे में बोलता है, ये इन्फॉर्मेशन उसने खुद फैलाई थी। वो जो नेवी वाला था उसे भी उसी ने हायर किया था, तभी तो यहाँ सब उससे डरते हैं। ये जवाब सुनकर बार में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ शराबी तो लोगन के पास जाकर उसके चेहरे पर थूकते भी हैं। क्लेन अपना सिर नीचे करके क्योर्ड मीट खाते हुए कहता है, अब मुझे हाल की अफवाहों के बारे में बताओ। बारटेंडर राहत की सांस लेता है और पिछले 2 महीनों की सारी अफवाहें उसे बताने लगता है, जैसे कि इंपीरियल नेवी के नए जंगी जहाज फ्रिट्ज ने एक पायरेट क्रू को तबाह कर दिया और अब छोटे पायरेट्स में उस जहाज की तोपों का खौफ फैल गया है। एडमिरल ऑफ ब्लड सेनोर और वाइस एडमिरल डस्क के बीच लड़ाई हुई जिसमें दोनों के 2-2 जहाज डूब गए। क्लेन बिना कोई सवाल पूछे सब सुनता रहता है और धीरे धीरे अपना पेट भरता है। जब प्लेट खाली हो जा बियर खत्म हो जाती है तो वो धीरे धीरे खड़ा होता है। वो प्लेट बारटेंडर को देते हुए कहता है, आज का सबक याद रखना। जैसे ही बारटेंडर प्लेट लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, क्लेन के सिर के पीछे के बाल पकड़ लेता है। बैंग, क्लेन उसका सिर जोर से बार टॉप पर पटक देता है जिससे लकड़ी के टुकड़े उड़ते और खून बहने लगता है। ये सब करने के बाद क्लेन अपने हाथ झाड़ता है और जमीन पर पड़े सी ईगल लोगन को उठाकर उन बाउंसर्स की तरफ फेंक देता है जो दौड़कर आ रहे थे। इस अफरातफरी का फायदा उठाकर क्लेन तेजी से बार से बाहर निकल जाता है। वो अपनी हेड को नीचे करता है और तेजी से आगे बढ़ते हुए एक दूसरी गली में मुड़ जाता है। लगातार डायरेक्शन बदलने के बाद वो अचानक अपनी स्पीड कम कर लेता है और उसके हाथ में एक सोने का सिक्का आ जाता है। वो सोने का सिक्का उसकी उंगलियों के बीच नाच रहा था, जैसे कुछ पता लगा रहा हो। तो भाई, पिछले चैप्टर में क्लेन ने बार में एक इन्फॉर्मेंट की अच्छी खासी धुलाई की थी अपने गेहरमन स्पैरो वाले क्रेजी एडवेंचरर के पर्सोना को मेंटेन करते हुए। अब सीन यह है कि वो बार से निकल चुका है और एक सिक्का उछालता है डिसाइड करने के लिए कि आगे क्या करना है। सिक्का उसके हाथ में आता है, वो चुपचाप देखता है और एक अंधेरी शांत गली में मुड़ जाता है। अब सोचो, समंदर के पास की जगह है तो ठंडी और तेज हवा चल रही है। उसका कोट हवा में उड़ रहा है और हेड भी लगभग गिरने ही वाली थी कि अचानक क्लेन रुक जाए। वो घूमता है और एक गहरी आवाज में बोलता है, बाहर निकलो। उसकी नजरें एकदम शार्प थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। 4-5 सेकंड की खामोशी के बाद परछाई में से एक बंदा बाहर निकलता है और हंसते हुए था, काफी तेज हो। ये एक आदमी था जिसने ब्लैक कलर का लंबा कोट पहना हुआ था। एज कोई 30 के आसपास होगी। उसकी डार्क ब्लू आंखें काफी ब्राइट थीं और फेस से वो इंटिस के साउथ एरिया का लग रहा था। जैसे ही क्लेन उसे देखता है, उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक आता है। उसे याद आता है कि जब वो बार में घुसा था तो उसने प्रोफेशनली चारों तरफ नजर घुमाई थी, ये चेक करने के लिए कि कोई डेंजरस बंदा तो नहीं है। तब उसे ऐसा कोई नहीं दिखा था,
यह आदमी भी बाकी लोगों की तरह ड्रिंक कर रहा था और साइड से सब देख रहा था। कुछ भी सस्पिशियस नहीं था, लेकिन उसके ब्लैक कोट ने क्लेन पर एक इंप्रेशन छोड़ दिया था, जिस वजह से वो तुरंत पहचान गया कि यही बंदा उसे फॉलो कर रहा था। यहाँ से पता चलता है कि क्लेन की ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितनी कमाल की हैं। अब अपने पर्सोना में रहते हुए क्लेन थोड़ा सा झुकता है, जैसे कोई बड़ी बिल्ली हमला करने के लिए तैयार हो, और पूछ चाहते हो। वो ब्लैक कोट वाला बंदा फिर से हंसता है। तुमने अभी जो फाइटिंग स्टाइल दिखाया वो मुझे काफी पसंद आया। मैं बस यह पूछने आया था कि क्या तुम हमें ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो बंदा समझाना शुरू करता है, देखो जिस लोगन नाम के बंदे तुमने पीटा वो भले ही नाटक कर रहा था, लेकिन व्हाइट शार्क हैमिल्टन जिसके लिए वो काम करता है उसके कनेक्शन पायरेट्स से हैं। वो एक शेडी बैकग्राउंड वाला आदमी है और तुमने उसके बंदे को बार में मारा है, तो वो इस बात को दिल पे जरूर लेगा। फ्यूचर में तुम्हें प्रॉब्लम्स होंगी और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो आगे कहता है, तुम एक एडवेंचरर हो तो खजाने के सपने तो देखते ही होगे। हम भी ऐसे ही लोगों का ग्रुप हैं जो 5 सीज में घूमकर स्पेक्टर एम्पायर, सोलोमन की विरासत और रोजेल के खजाने जैसे लेजेंडरी ट्रेजर्स की तलाश करते हैं। हालांकि हमारे मेन गोल्स अभी पूरे नहीं हुए हैं, पर हमने कई खोए हुए पायरेट शिप्स ढूंढ निकाले हैं। यहाँ पे वो खुद ही मजाक उड़ाता है। हाँ, मेरी बातें चूहे लोगन जैसी लग रही है ना? फिर वो सीरियस होकर बोलता है, सच कहूं तो हम एडवेंचर्स से बने पायरेट्स हैं, लेकिन हम सिर्फ तभी लूटपाट करते जब हम बहुत ज्यादा गरीब हों, और हम बेगुनाहों को नुकसान नहीं पहुंचाते। हमारा मेन फोकस खजाने ढूंढना है और हमें अक्सर कुछ ना कुछ मिलता रहता है। मजाक नहीं कर रहा, मैं एक बार सोने के सिक्कों से बने बेड पर सोया हूं, और अगर हमें दूसरे पायरेट शिप्स मिलते हैं तो बस अपनी ताकत दिखाने से ही हमें कुछ कॉम्पेंसेशन मिल जाता है। मतलब ये कोई टिपिकल खूंखार पायरेट क्रू नहीं लग रहा था, इनका अपना एक अलग ही स्टाइल था। फिर वो आदमी एक और अजीब बात कहता है, वैसे हमारे कैप्टन का रूल है कि नए लोगों को रिक्रूट करने से पहले हमें अपना क्रीड यानी सिद्ध और सैलरी के बारे में बताना होगा। क्रीड, पायरेट्स और सिद्धांत। क्लेन को भी लगा कि यार इनका कैप्टन तो बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है। उसने जानबूझकर अपनी टेंशन थोड़ी कम की, ये देखने के लिए कि सामने वाला अटैक करता है या नहीं। लेकिन वो ब्लैक कोट वाला बंदा एकदम रिलैक्स्ड था। जो मैंने पहले कहा वही हमारा क्रीड है। अब मैं तुम्हें सैलरी के बारे में बताता हूँ। क्लेन समझ गया कि इस बंदे में ओवर कॉन्फिडेंस है। वो सिचुएशन से बिल्कुल भी नहीं डर रहा। वो बता रहे यहाँ कोई वीकली सैलरी या एन्यूटी नहीं है, लेकिन जब भी हमें कोई खजाना मिलता है तो उसे रैंक के हिसाब से बांटा जाता है। नॉर्मली जब हमारी किस्मत अच्छी होती है तो सबसे लो रैंक वाला सेलर भी साल में 200-300 पाउंड्स कमा लेता है। सुना है जमीन पर इतने में बंदा मिडिल क्लास कहलाता है, और अगर हमें सनकिन लॉरेल जैसा कोई बड़ा खजाना मिल गया तो हम सब टाइकून बन जाएंगे। और फिर वो जो बात बताता है वो सुनकर क्लेन भी हैरान रह गया। हमारे यहाँ रैंक्स के हिसाब से हर महीने छुट्टियां से, और ये बताते बाते वो अचानक गाली देता है। डॉगशिट, पिछले साल से 1 साल पहले कैप्टन छुट्टी पर थे, इसी वजह से हम स्पेक्टर एम्पायर को ढूंढने का एक अच्छा मौका चूक गए। भाई साहब, पायरेट्स के पास एनुअल लीव होती है। यह सुनकर तो मुझे भी हंसी आ गई। यह तो किसी कॉर्पोरेट कंपनी जैसा लग रहा था। क्लेन को भी यह पूरा सीन किसी कॉमेडी शो जैसा लगा। सामने वाले को लगा कि क्लेन उसकी बातों से शॉक हो गया, तो वो स्माइल करके एक और हुक्म का इक्का फेंकता है, एक एडवेंचर होने के नाते। क्या तुम उन पावर्स के पीछे नहीं हो जो नेचर से परे हैं, मगर मतलब बियॉन्ड पावर ज्वाइन करते हो तो तुम्हें पाने का मौका मिलेगा। इतना कहकर वो खांसता है और कहता है, सॉरी मैं अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गया। उसका एक्सप्रेशन अचानक एकदम सीरियस हो जाता है। वाइस एडमिरल आइसबर्ग एडविना एडवर्ड्स का सबॉर्डिनेट, गोल्डन ड्रीम का 4 ब्लेजिंग डैनेट्स। जैसे ही उसने अपना नाम और टाइटल बताया, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्लेन के चेहरे पर डर और पैनिक दिखेगा, क्योंकि वाइस एडमिरल आइसबर्ग पायरेट वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी हस्ती थी, 7 पायरेट एडमिरल्स में से एक। लेकिन एक सेकंड बाद क्लेन, जो अब तक एक रिफाइंड और पोलाइट दिखने वाला क्रेजी एडवेंचरर एक्ट कर रहा था, एक गहरी आवाज में पूछता है, वही ब्लेजिंग डैनेट्स जिसके सर पर 3000 पाउंड्स की बाउंटी है। डैनेट्स कुछ जवाब देता, उससे पहले ही उसे ऐसा लगा जैसे सामने अंधेरी गली में खड़ा वो आदमी एक भूखे मॉन्स्टर में बदल गया हो। एक ऐसा मॉन्स्टर जो उसकी रूह और जिस्म को खाने के लिए लार टपका रहा हो। यह क्लेन नहीं था, यह था क्रीपिंग हंगर ग्लव का असर। वो ग्लव जो सील्ड होने के बावजूद जब भी क्लेन के मन में किसी को मारने का इरादा आता तो अपनी भूख जाहिर करने लगता था। डैनेट्स जो अभी तक चिल था, अचानक उसकी बॉडी कांपने लगी। उसकी इंट्यूशन उसे बता रही थी कि वो किसी पागलपन और खून की प्यास से भरी खाई के सामने खड़ा है। डैनेट्स की तो हालत ही खराब हो गई। उसे समझ नहीं आया कितना टाइम गुजरा जब तक क्लेन दोबारा नहीं बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैनेट्स की डिग्निटी उसे जवाब देने से रोक रही थी, लेकिन उसकी जान बचाने वाली इंस्टिंक्ट ने उसे सच उगलवा दिया, मैं छुट्टी पर हूँ। जैसे ही उसने ये उसे महसूस हुआ कि सामने वाले की नजर हट गई है, वो भूख खत्म हो गई है। वो बस वहीं खड़ा देखता रहा कैसे क्लेन मुड़ा और गली के दूसरे कोने की तरफ चला गया। कोने पर मुड़ने से ठीक पहले क्लेन ने सिर घुमाकर पूछा, व्हाइट शार्क कहाँ है? वो वंसी वॉल एवेन्यू में रहता है, लेकिन ज्यादातर टाइम फ्लाइंग फिश एंड वाइन बार के 2nd फ्लोर पर ही रहता है।
डेनिज ने सच सच बता दिया। जब क्लेन की फिगर आंखों से ओझल हो गई तब जाकर डेनिज ने सीधी कमर की ओर अपने क्लोन को उतारा। क्या भयानक बंदा था, उसने धीरे से कहा। फिर वो खुद से बोला जो कैप्टन को इन्फॉर्म करना होगा कि समंदर में एक खतरनाक आदमी यह बाहर से जेंटलमैन दिखता है लेकिन अंदर से एक पागल है। अगर उसे मारने का पूरा कॉन्फिडेंस न हो तो इससे डील करना मौत को दावत देना है। यह सोचकर डेनिड्स ने सोने के लिए होटल जाने का फैसला किया। दूसरी तरफ एक और शांत गली के कोने में क्लेन अपने बाएं हाथ के ब्लैक ग्लव को देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि गेहरमन स्पैरो के पर्सोना के लिए यह ग्लव परफेक्ट है। यह उसे और भी ज्यादा खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल दिखाता है। उसने आसानी से अपने गुस्से पर काबू पा लिया था क्योंकि डेनिड्स कोई बहुत बड़ा पापी पायरेट नहीं लग रहा था। फिर उसने दो डिवाइनेशन किए। पहला, क्या डेनिड्स झूठ बोल रहा था, और दूसरा, क्या व्हाइट शार्क हैमिल्टन उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। दोनों का जवाब नहीं में आया। इसके बाद क्लेन ने जो किया वो उसकी स्मार्टनेस दिखाता है। उसने हेड दबाई और हाथ नीचे लाते हुए अपना फेस टच किया। अगले ही पल उसका अपीयरेंस बदल गया। सुनहरे आंखें और एक ऑर्डिनरी चेहरा। उसने अपने कपड़े भी थोड़े बदल लिए और वापस उसी बार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात फिर से डेनिड्स से हुई जिसने उसे एक बार देखा और इग्नोर करके चला गया क्योंकि वो उसे पहचान ही नहीं पाया। क्लेन बार के अंदर घुसता है। उसे भागे हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे। बार में ज्यादातर कस्टमर्स जा चुके थे लेकिन कुछ शराबी अभी भी तमाशा देखने के लिए वहीं थे। क्लेन सीधा बार काउंटर की तरफ गया। उसने देखा कि बारटेंडर एक मोटे आदमी के बगल में डरा सहमा खड़ा है। यही मोटा आदमी व्हाइट शार्क था, लंबा और तगड़ा जैसे कोई शार्क जमीन पर आ गई हो। वो कैप्टन एलान से बात कर रहा था। किसी ने मुझे बताया कि तुम उस आदमी को जानते हो। एलान, जिसने क्लेन को जहाज पर अपनी तलवार के हिल्ट पर हाथ रखकर बोला, हाँ वो मेरा पैसेंजर है, लेकिन आज की प्रॉब्लम तुम्हारे लोगों ने शुरू की थी। व्हाइट शार्क ने कहा, तो मैं बस चाहता हूं कि वो यहाँ वापस आए, मुझसे माफी मांगे और बार के नुकसान की भरपाई करे। एलान हंस पड़ा और बोला, व्हाइट शार्क, मेरे होम टाउन में एक कहावत है, स्टोर हाउस में चूहों की वजह से पास से गुजरने वाले जंगली कुत्तों से नफरत मत करो। मतलब गलती तुम्हारे आदमी की थी तो मेरे पैसेंजर की घसीट रहे हो। यह सुनकर व्हाइट शार्क की आंखें छोटी हो गईं। एलान, क्या है तुम्हारा जवाब है? एलान ने अपनी बंदूक का हैंडल पकड़ा, एक कदम आगे बढ़ाया और गहरी आवाज में कहा, यही मेरा जवाब है। भाई कैप्टन एलान ने यहाँ पे क्या दिलेरी दिखाई है। अपने एक पैसेंजर के लिए वो एक खतरनाक पायरेट इन्फॉर्मर से भिड़ गया। दोनों एक दूसरे को फिर व्हाइट शार्क ने गहरी सांस ली। तुमने मेरी मदद की है इसलिए मुझे माफी नहीं चाहिए, लेकिन उसे मेरे आधे नुकसान की भरपाई करनी होगी और तुम पैसे उस तक पहुंचाओगे। अच्छा सुझाव, मुस्कुराओ है। तभी व्हाइट शार्क ने अचानक हाथ घुमाया और बारटेंडर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। बेचारा बारटेंडर उड़ता हुआ दूर जा गिरा और उसके सारे दांत जमीन पर बिखर गए और क्लेन 5 मीटर दूर खड़ा यह सब शांति से देख रहा था, जैसे उसका इन सब से कोई लेना देना ही न हो। चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है और अब यह देखना है कि क्लेन व्हाइट शार्क का क्या हाल करता है। तो भाई, चैप्टर 500 में आपका स्वागत है, जिसका नाम है इंटरोगेटिंग व्हाइट शार्क। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस चैप्टर में क्लेन का सामना होने वाला है व्हाइट शार्क हैमिल्टन से, जो एक बार का ओनर है। तो सीन यह है कि क्लेन फ्लाइंग फिश एंड वाइन नाम के एक बार में है। वहां का माहौल एकदम टिपिकल पायरेट वाला है। ड्रंक्स हैं, शोर शराबा है। क्लेन यहाँ व्हाइट शार्क से लड़ने नहीं आया, क्योंकि सच बताऊं तो व्हाइट शार्क उसके लिए कोई थ्रेट है ही नहीं, इसलिए मकसद इन्फॉर्मेशन निकालना। क्योंकि उसने अपनी नई आइडेंटिटी रखी है, गेहरमन स्पैरो, जिसका सीक्रेट मतलब है खूंखार पायरेट्स का शिकार करना। और ये शिकार वो क्यों करना चाहता है? ताकि वो उन पायरेट्स की आत्माओं और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके अपने ग्लव क्रीपिंग हंगर में फंसी हुई आत्माओं को आजाद कर सके। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है उसके लिए। तो क्लेन चुपचाप मौके का फायदा उठाकर सेकंड फ्लोर की तरफ सड़क बढ़ जाता रहे। वहां का कॉरिडोर काफी अंधेरा है क्योंकि उस हार्बर में गैस लाइट्स नहीं थी, सिर्फ मोमबत्तियों की धीमी रोशनी थी। अब यहाँ क्लेन अपना सबसे बड़ा हथियार यूज करता है, उसकी फेसलेस एबिलिटी। वो अपना चेहरा बदलता है और फर्स्ट फ्लोर के एक बाउंसर का रूप ले लेता। और कपड़ों का क्या, कपड़े तो अलग थे, लेकिन उसके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने इल्यूजन क्रिएट करके अपने कपड़ों को भी बाउंसर जैसा ही दिखा दिया। मतलब कोई पहचान ही नहीं सकता था कि ये कोई और है। पूरी तैयारी के बाद वो उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहां व्हाइट शार्क था। रास्ते में उसे दूसरे बाउंसर मिलते हैं जो कॉरिडोर को गार्ड कर रहे थे। क्लेन बड़ी चालाकी से उनसे कहता है, अरे नीचे फिर से कुछ पंगा हो गया है। ये सुनकर वो बेचारे गार्ड्स भी परेशान हो जाते हैं कि आज रात हो क्या रहा है, और क्लेन को आगे जाने देते हैं। मतलब देखो कितना स्मूथ ऑपरेटर है अपना क्लेन, कोई शक भी नहीं कर पाया। अब वो व्हाइट शार्क के दरवाजे पर पहुंचकर नॉक करता है। अंदर से आवाज आती है, कौन है? क्लेन अपनी आवाज को थोड़ा भारी करके बिल्कुल उस बाउंसर की तरह बोलता है, बॉस मैं हूं, नीचे फिर से कुछ हो गया है। व्हाइट शार्क गुस्से में चिल्लाता है, अंदर आकर बताओ क्या हुआ। और बस क्लेन का काम हो गया। जैसे ही वो अंदर जाता है और दरवाजा बंद करता है, वो अपना इल्यूजन हटा देता है। उसके चेहरे की मसल्स वापस बदलती हैं और वो अपने गेहरमन स्पैरो वाले लुक में आ जाता है। ब्लॉन्ड बाल, नीली नया चेहरा। व्हाइट शार्क उसे देखकर एकदम शॉक हो जाता है।
तुम वो चिल्लाने की कोशिश करता है और साथ ही अपनी बियॉन्डर पावर्स एक्टिवेट करने लगता है। उसके हाथों पर मछली जैसे स्केल्स आने लगते हैं और उसकी बॉडी फूलने लगती है, जो शायद सेलर पाथवे की पावर थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, क्लेन अपना असली तुरुप का इक्का चलता है। उसने क्रीपिंग हंगर की ऑरा को एक्टिवेट कर दिया। अचानक व्हाइट शार्क का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और एक अनजान करार उसकी रूह को जकड़ लेता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे दरवाजे पर खड़ा वो अजनबी कोई इंसान नहीं, बल्कि एक भूखा राक्षस है जो कई दिनों से भूखा है और अब उसकी आत्मा और जिस्म को खाने के लिए आया है। ये डर इतना ज्यादा था कि व्हाइट शार्क की सारी हिम्मत और सारी पावर्स वही फ्रीज हो गई। भाई, ये सीन दिखाता है कि गेहरमन स्पैरो कैरेक्टर कितना टेरिफाइंग है। वो फिजिकली नहीं, मेंटली तोड़ देता बंदे को। जब व्हाइट शार्क पूरी तरह से डर से कांप रहा था, क्लेन बड़े आराम से चलकर सोफे पर बैठ जाता है और एक पोलाइट स्माइल के साथ पूछता है, अब क्या हम शांति से बात कर सकते हैं? जैसे ही उसने ये कहा, वो डरावनी फीलिंग गायब हो गई और व्हाइट शार्क एक फटे गुब्बारे की तरह ढीला पड़ गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो मदद के लिए चिल्लाए। पसीने से लथपथ वो पूछता है, तुम कौन है चाहिए? क्लेन कैजुअली जवाब देता है, एक हंटर। मैंने सुना है कि तुम्हारे कनेक्शंस कई पायरेट ग्रुप से हैं, मुझे उनके बारे में जानना है। व्हाइट शार्क डर के मारे तुरंत मना कर देता है, नहीं, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। और जैसे ही वो झूठ बोलता है, क्लेन फिर से वही क्रीपिंग हंगर वाली फीलिंग एक्टिवेट कर देता है। उसे ऐसा लगता है जैसे क्लेन की आंखों में गहरा लाल रंग भर गया हो, जो उसकी भूख को दिखा रहा था। अब आता है इस चैप्टर का सबसे आइकॉनिक मोमेंट। क्लेन एक जेंटलमैन की तरह स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारे पास दो चॉइस हैं। पहला, तुम ईमानदारी से मेरे सवालों का जवाब दो। दूसरा, मैं तुम्हें मार दूंगा और फिर तुम्हारी आत्मा से ईमानदारी से जवाब निकलवा लूंगा। ये सुनकर तो व्हाइट शार्क की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे समझ आ गया कि ये आदमी सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, वो ये कर सकता है। अब पूरी तरह से हार मानकर व्हाइट शार्क को सब कुछ बताने लगता है। वो बता पायरेट्स के लिए एक मिडलमैन का काम करता है, उनके लूटे हुए माल को बेचने में और उन्हें जरूरत का सामान दिलाने में मदद करता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि वो बस यहीं इंतजार करता है। उसे नहीं पता कि पायरेट्स के शिप्स कहाँ हैं। क्लेन शांति से पूछता, और क्या? अब व्हाइट शार्क को पता था कि वो झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि सामने वाला बंदा सर झूठ का पता लगा सकता है। आखिरकार वो अपनी सबसे बड़ी सीक्रेट बात बताता है। वो कबूल करता है कि वो पायरेट्स के लिए इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा करता है, और अगर कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन होती है तो वो उन्हें एक रेडियो ट्रांसीवर के जरिए अलर्ट करता है। ये सुनते ही क्लेन के कान खड़े हो गए। रेडियो ट्रांसीवर, ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी, एक तरह का वायरलेस टेलीग्राफ। क्लेन को ये देखकर हैरानी हुई कि पायरेट्स के पास ऐसी चीजें भी हैं। व्हाइट शार्क बताता है कि ये मशीन उसे दो लोगों ने दी थी। एक था सिल्वर कॉइन वाइपर ऑर्डर, जो क्वीन मिस्टिक के लिए काम करने का दावा करता है, और दूसरा था एडमिरल ऑफ ब्लड ओल्ड क्वीन का इंटेलिजेंस ऑफिसर। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि इससे क्लेन को दो बड़े प्लॉट्स के नेटवर्क का सुराग मिल गया था। सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद क्लेन ऐसा दिखाता है जैसे वो अब जा रहा है। वो उठता है, एक कॉइन फ्लिप करता है और दरवाजे की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, व्हाइट शार्क एक लंबी सांस लेता है। उसे लगे वो बच गया, और वो तुरंत उस रेडियो ट्रांसीवर को निकालता है और एक कोडेड मैसेज टाइप करना शुरू कर देता। अपने बॉसेस को वार्निंग भेजने के लिए कि उस पर नजर रखी जा रही है। लेकिन यहीं पर क्लेन ने अपना असली गेम खेला था। वो असल में कमरे से गया ही नहीं था, वो इनविजिबल होकर वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा था। ये उसका प्लान था, व्हाइट शार्क को डराकर भगाना, ताकि वो खुद ही अपनी सीक्रेट मशीन को यूज करे। और ऐसा करके क्लेन ने न सिर्फ मशीन को देख लिया, बल्कि उसे ये भी पता चल गया कि उसे कैसे यूज करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और पासकोड्स क्या हैं। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। बिना किसी टॉर्चर के सारी जानकारी उसके हाथ में थी। अब क्लेन अपना अगला टारगेट चुनता है, एडमिरल ऑफ ब्लफ्ट और उसके लोग। पब्लिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये लोग सबसे क्रूर और वहशी थे, और क्लेन ने फैसला किया कि वो सबसे पहले इन्हीं का शिकार करेगा। उसने व्हाइट शार्क को फिलहाल जिंदा छोड़ने का फैसला किया, ताकि उसके असली शिकार अलर्ट न हो जाएं। वो सोचता है कि इस जैसे आदमी को तो बाद में एक लेटर से भी निपटाया जा सकता है। और इसी के साथ क्लेन चुपचाप बिना कोई आवाज किए कमरे से निकल जाता है, और व्हाइट शार्क को पता भी नहीं चलता। तो भाई, यहाँ से गेहरमन स्पैरो की असली पायरेट हंटिंग की शुरुआत होने वाली है, और ये सफर बहुत ही खतरनाक और एक्साइटिंग होगा।